हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 16 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड ही लिए जाते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। 90% जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं किसी भी वनडे एग्जाम या मॉक टेस्ट में, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी इसी सीरीज़ से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी क्लासेस एटलीस्ट 15 दिन करके देखें, फिर इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने करंट अफेयर्स के स्कोर में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम सरसरी निगाह से एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन हमने किया था, भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना की शुरुआत करी है। यहाँ पे दो योजना की शुरुआत हुई है, पहली है पीएम धन धान्य कृषि योजना और दूसरी है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, और पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, 24,000 करोड़ रुपए का, और दूसरे वाली योजना के लिए 11,440 करोड़ रुपए तैयार किए गए हैं, यानी इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उसके लिए 3 विनर्स हैं। पहले हैं जोएल मॉकियर, दूसरे हैं फिलिप एगियन और तीसरे हैं पीटर हॉविट। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है इनको ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार? इनोवेशन से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने में उनके योगदान के लिए। ठीक है, और एज अ प्राइज इनको 10.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? ये 5 जो बीचेस हैं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? महाराष्ट्र स्टेट में। और ये कौन कौन से समुद्र तट हैं, आइए देखते हैं। पहला है श्रीवर्धन, रायगढ़ जिले का। दूसरा है नगांव, रायगढ़ जिले का। तीसरा यहाँ पे है परनाका, पालघर जिले में लोकेटेड है। चौथा है गुहागर, रत्नागिरी जिले का। पांचवा है लाटघर, रत्नागिरी जिले का। ठीक है, ये टोटल 5 समुद्र तट हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है। कौन देता है ये प्रमाण पत्र? FEE डेनमार्क, यानी कि फाउंडेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑफ डेनमार्क। फाइन। विश्व मानक दिवस 2025 हमने कब मनाया? 14 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी पर ध्यान। ओके, अगला है अक्टूबर 2025 में सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो इसके लिए विनर थे पैट्रिक हार्मिनी, ये बन गए हैं नए राष्ट्रपति सेशल्स कंट्री के लिए। इसी के साथ इन्होंने किसको हराया था इस कॉम्पिटिशन में? तो वेविल राम कलावन को इन्होंने हराया था इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो ये देश है आर्मेनिया कंट्री। ठीक है, और इसका जो अनाउंसमेंट है वो कहाँ पर हुआ था? IUCN के जो विश्व संरक्षण कांग्रेस अभी सेलिब्रेट किया गया अबू धाबी में, उस दौरान। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका चौथा संस्करण हो गया है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। कब से कब तक हुआ है ये? तो 13 से लेकर 26 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। चौथा संस्करण है ये ऑस्ट्रा हिंद का। भारत का नेतृत्व कर रही है गोरखा राइफल्स की एक बटालियन। ओके, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस योजना के अंतर्गत चूडीकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रख दी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये लोकेटेड है किस जिले में? तो मोकोकचुंग जिले में लोकेटेड है। ठीक है, वैश्विक IUCN केंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? ये हैं डॉक्टर सोनाली घोष। ये कौन है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रीय निदेशक हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो आलिया भट्ट ने। और इसी के साथ ही आलिया भट्ट का 6वां पुरस्कार था फिल्म फेयर में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साबित हुए अभिषेक बच्चन के साथ साथ कार्तिक आर्यन को इनकी मूवी चंदू चैंपियन के लिए मिला है और अभिषेक बच्चन को इनकी पिक्चर आई वॉन्ट टू टॉक के लिए मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें साबित हुई है लापता लेडीज। ये जो पूरा इवेंट था फिल्म फेयर पुरस्कार का, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? अहमदाबाद के EKA एराइन में। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा अहमदाबाद में ये ऑर्गेनाइज किया गया था।
अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है वेसोंग 20 इसका अनावरण किया है? तो आंसर है उत्तर कोरिया। ओके, ये 3 स्टेज की सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडरसी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो 2 जगहें चूज करी है गई हैं, विशाखापट्टनम और दूसरी है यहाँ पर मुंबई। और इसके थ्रू टोटल 4 कंट्रीज़ को बेसिकली जोड़ा जा रहा है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? पहली है अमेरिका, दूसरी है यहाँ पर इंडिया, तीसरी है ब्राज़ील और चौथी है साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन 4 कंट्रीज़ को वाटर वर्थ के थ्रू जोड़ा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 क्वेश्चंस थे। अगर आप इनको और डिटेल में समझना चाहते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। हमने वहाँ पर बहुत ही डिटेल में सारे क्वेश्चंस की चर्चा करी थी। फाइन, चलिए आज की अपनी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस आपका यहाँ पर 1 मिनट मैं लूँगी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है वेबसाइट पे हमारी। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो इसकी ई बुक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। ओके, एक छोटा सा सैम्पल मैं आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहूँगी हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, आंसर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको हर क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसानी हो सके, बहुत ही सहूलियत हो और साथ ही आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकें। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन ई बुक्स को हमारी परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वेबसाइट पे जाकर इनको परचेज कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो मिशन दृष्टि है इसकी खासियत क्या है? ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और इसको कौन लॉन्च करने वाला है? तो आंसर है यहाँ पे गैलेक्स आई। ओके, तो 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है मिशन दृष्टि, इसको भारत की अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप कंपनी गैलेक्स आई जो है वो लॉन्च करेगी। इंडिया भी याद रखिएगा, कौन सी कंट्री में बिलोंग करती है ये गैलेक्स आई कंपनी? आंसर है भारत। मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट विकसित सैटेलाइट होने वाला है जिसका वजन लगभग 160 किलोग्राम है। ये पहला सैटेलाइट होगा जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार और उच्च रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। ठीक है, इसे स्पेसएक्स के रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाने की फिलहाल योजना है। तो याद रखिएगा, ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है मिशन दृष्टि, और इसको लॉन्च करेगी इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है गैलेक्स आई। ओके, और अभी हमने पीछे रिवीजन में देखा था वेसोंग 20 के बारे में। ये कौन से देश की मिसाइल है जो हाल ही में अनवील की गई है? तो आंसर है उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया की ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल मिसाइल है। वेसोंग जो 20 है ये 40% और ज़्यादा पावरफुल है डैन वेसोंग 18, यानी जो इसके पहले इन्होंने वेसोंग 18 बनाई थी उससे 40% ज़्यादा पावरफुल है वेसोंग 20। आपसे एग्जाम में सिंपली पूछा जा सकता है कि ये कौन से देश की मिसाइल है? तो उत्तर कोरिया की। और इसी के साथ चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस करंट अफेयर्स इस साल के रिवाइज कर लेते हैं। 2025 में जो क्वेश्चंस स्पेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर उनको देखेंगे। इसरो और नासा की पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि निसार से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। निसार को एक बार आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसलिए, और इसके लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी डाली है हमने, सिर्फ 15 मिनट्स की। आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। कौन सी 2 कंट्रीज ने मिलकर निसार को बनाया है? तो यूएसए और इंडिया का ये कोलाब्रेशन है। यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है, और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV MK2। अगर एग्जाम में GSLV F16 लिखा होता है तो आपको समझ जाना है कि इसी का नाम है GSLV MK2। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ये तो अलग रॉकेट है, तो दोनों नाम एक ही पर्टिकुलर रॉकेट के हैं जिससे कि निसार को लॉन्च किया गया है। इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव वाम ग्रह अन्वेषण मिशन यानी होप मिशन को कहाँ पर शुरू किया है? इसकी शुरुआत हो गई है लद्दाख के सोकार में। किस देश ने 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? ये प्लान है रूस देश का।
अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का क्या नाम है? इसका नाम है S2025U1। अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक एक मॉडल लॉन्च किया है? तो आंसर है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित कर लिया है? तो इसका नाम रखा है प्रत्युष। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं 2025 के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इनको आप जरूर में ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आज का, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और आपको बताना है कि इस साल इसके लिए विनर कौन है। आंसर है इनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, सी ऑप्शन। तो गाजा युद्ध विराम के लिए इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया जा रहा है। इस सम्मान की घोषणा इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने की है। डोनाल्ड ट्रंप को यह पदक उनकी गाजा युद्ध विराम में मध्यस्थता और इजरायली बंधकों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया जाएगा। इससे पहले ये सम्मान ऑलरेडी बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और जो बिडेन जैसे वैश्विक नेताओं को भी मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इजराइल का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर होता है, इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, जो कि ये दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में और कौन कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, ये कौन है? ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल। ठीक है, फिर इमैनुअल मैक्रोन है ऑप्शंस में, ये कौन है? ये फ्रांस देश के प्रेसिडेंट हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की हमने ऑलरेडी बात करी, ये यूएस के प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर ऑप्शन में है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस कौन है? ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, इनकी जो कंट्री है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, याद रखिएगा, ये पोर्तुगल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये पोर्तुगीज हैं। फाइन, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मां से शिशु संक्रमण की 3 प्रमुख बीमारियां HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B को पूरी तरह समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है मालदीव्स। मालदीव को पहले 2019 में ही HIV और सिफिलिस के EMTCT के लिए WHO के द्वारा मान्यता मिल चुकी थी। अक्टूबर 2025 में हेपेटाइटिस B के EMTCT के लिए मान्यता मिलने के बाद ये तीनों बीमारियों को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा क्योंकि पहला ऐसा देश है जो इन तीनों बीमारियों से निपट चुका है ऑलरेडी। HIV क्या है कि वो वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। हेपेटाइटिस B की बात करेंगे तो ये एक वायरल यकृत संक्रमण है। सिफिलिस जो है वो एक जीवाणु जनित यौन संचालित संक्रमण जो अनुपचारित रहने पर भ्रूण में गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। ठीक है, तो तीनों ही बहुत ही सीवियर बीमारियां हैं और इनसे फ्री होने वाला पहला देश बन गया है मालदीव्स। ठीक है, अगर हम बात करें 2025 की, तो शुरुआत में 2025 की शुरुआत में 3 ऐसे देश थे जिनको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था। ठीक है, कौन कौन से देश थे ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। इसमें पहला देश है जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया अब मलेरिया फ्री हो गया है। दूसरा देश है यहाँ पर सूरीनाम और तीसरा देश कौन सा है? टिमोर लेस्टे। ठीक है, तो ये 3 देश ऐसे हैं जो कि अब मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये तीनों देश जो हैं वो 2025 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुए हैं। और भी बहुत सारे देश हैं लेकिन आपको करंट अफेयर्स के तौर पे सिर्फ ये 3 कंट्रीज़ का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस 2025 हमने कब सेलिब्रेट किया है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे हमने 15 अक्टूबर को मनाया है इस साल। ये दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। 2010 में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक के राष्ट्रपति थे। इसी के साथ ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। इस साल के लिए हमने थीम रखी है छात्रों को नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में सशक्त बनाना, यानी एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज द एजेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। ठीक है, तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे हमने सेलिब्रेट किया है 15 अक्टूबर को और इस साल के लिए थीम है छात्रों को नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में सशक्त बनाना। ऑप्शन में है 12, 13 और 14। 12 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? बहुत बार मैंने आपको ऑलरेडी अब बता दिया है कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर 13 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और अक्टूबर 14 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ठीक है, अभी हमने पीछे रिवीजन में ऑलरेडी इसको देखा था। अगला प्रश्न है, राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने CM फ्लाइट योजना की शुरुआत कर दी है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, असम स्टेट। ठीक है, तो याद रखिएगा CM फ्लाइट स्कीम जो है वो असम की सरकार ने लॉन्च करी है जिससे कि जो इनके यहाँ पे यूथ हैं उनको कनेक्ट किया जाए विद द ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। CM फ्लाइट का पूरा नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर्स
फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, ठीक है। और इसकी शुरुआत करी है असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने। उद्देश्य क्या है? इस योजना का पर्पज़ है कि असम के जो युवा हैं उनको विदेशी भाषा जैसे कि पहले चरण में जापानी भाषा और आवश्यक कार्यस्थल कौशल सिखाना, ताकि वो जापान और अन्य देशों में निर्माण, नर्सिंग देखभाल और खाद्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो इनके स्टेट में यूथ हैं उनको अलग अलग तरह के टैलेंट और लैंग्वेज सिखाना, जिससे कि वो फॉरेन में जाके काम कर सकें, ठीक है, अपने लिए अर्निंग कर सकें। असम जो स्टेट है, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले, बस 2-3 दिन पहले एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम है अरुणोदय स्कीम, ठीक है। इसके बारे में हमने बात भी करी थी। अरुणोदय स्कीम का ये 3.0 चरण था, यानी ये 3.0 थी अरुणोदय स्कीम की। और इसमें क्या डिसाइड हुआ है कि जो भी इकोनॉमिकली तौर पर वीकर वुमेन हैं, यानी ऐसी औरतें हैं जो कि पुअर बैकग्राउंड से आती हैं, उनको 1,250 रुपये पर मंथ दिया जाएगा एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली वुमेन के लिए है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? क्योंकि ये पहला ऐसा आर्चरी प्रीमियर लीग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कौन सी टीम है जो विनर साबित हुई? आंसर है राजपुताना रॉयल्स, ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग है, इसलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये भारत की ऐसी पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग है जो 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक हुई है। कहाँ पर? यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में। इसके लिए विजेता टीम साबित हुई राजपुताना रॉयल्स, और इन्होंने किसको हराया है? तो पृथ्वीराज योद्धा को, ठीक है। लीग के ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए हैं रामचरण। टोटल इसमें 6 टीमें हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है। पहली है पृथ्वीराज योद्धा, ये दिल्ली की टीम है। दूसरी है माइटी मराठा महाराष्ट्र से। तीसरी है काकतीय नाइट्स तेलंगाना से। फिर है राजपुताना रॉयल्स राजस्थान के, चेरो आर्चर्स झारखंड के और चोला चीफ्स तमिलनाडु के, ठीक है। ये 6 टीम्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था, और पहले अब इसमें साबित हुए हैं राजपुताना रॉयल्स, ये फर्स्ट नंबर पे थे, और पृथ्वीराज योद्धा को इन्होंने हराया जो कि दिल्ली की टीम है, ओके। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियर लीग के बारे में। अच्छा, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैम्पियनशिप्स जो हैं वो कंडक्ट हुए थे, अगर आपको याद हो तो, सितंबर मंथ में 2025 के। तो ये सबसे पहले तो कहाँ पर हुए थे? तो ग्वांगजू में हुए थे, ठीक है। ग्वांगजू कहाँ है? ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लोकेटेड है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये सामने आया था कि जो शीतल देवी हैं इंडिया से, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वुमेन्स कंपाउंड ओपन कैटेगरी में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? ग्वांगजू, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, और यहाँ पर शीतल देवी ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम शुरू कर दिया है फॉर द स्टोलन कल्चरल आर्टिफैक्ट्स? आंसर है बी ऑप्शन, यूनेस्को। ये संग्रहालय स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? चोरी की गई सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना। ये संग्रहालय 46 देशों से चोरी हो चुकी लगभग 240 वस्तुएं प्रदर्शित करेगा, जिनमें मूर्तियां, प्रतिमाएं, जीवाश्म और चित्रकारियां शामिल होंगी। तो ये पहल किसकी है? यूनेस्को की है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन ऑप्शन में है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? फ्रांस में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में एक और बॉडी का हेडक्वार्टर है और इसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम ओपन हो रहा है हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। ये संग्रहालय 12 अक्टूबर 2025 को टी-चिप यानी टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा उद्घाटित किया गया। पर्पस क्या है? भारत की बढ़ती सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करना, साथ ही नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है जो कि ओपन हो गया है हैदराबाद में। इसी के साथ हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि इंडिया का पहला जो सुपर कैपेसिटर, एक सेमीकंडक्टर अलग चीज़ है और सुपर कैपेसिटर अलग चीज़ है। सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर बनेगा? ये केरला में बन रहा है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुभवी अधिकारी सोनाली सेन गुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर लिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के शहर में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय इसका है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। इसके गवर्नर हैं फिलहाल संजय मल्होत्रा, जो कि 2024 के दिसंबर मंथ में अपॉइंट हुए थे। और इन्होंने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने शक्तिकांत दास को सक्सीड किया था। 4 डिप्टी गवर्नर हैं इसमें। पहले हैं पूनम गुप्ता, दूसरे हैं जे स्वामीनाथन, तीसरे हैं टी रविशंकर और चौथे हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। शिरीष चंद्र मुर्मू पिछले ही महीने डिप्टी गवर्नर की पोजीशन पे आए हैं और ये 3 सालों तक अब इस पोजीशन पे बने रहेंगे। ठीक है, पहले ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही थे और लेकिन अब ये बन गए हैं डिप्टी गवर्नर आरबीआई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युगांडा के कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है एट द 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि युगांडा के कंपाला में हुई है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे, कीर्ति वर्धन सिंह। ठीक है, तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक है, ये कहाँ पर हुई है? युगांडा के कंपाला में। इसकी अध्यक्षता की है युगांडा ने, क्योंकि 2024 से 27 की अवधि के लिए एनएम का अध्यक्ष है वो युगांडा देश है। थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनवरी 2024 में हुए 19वें एनएएम शिखर सम्मेलन में अपनाए गए कार्य बिंदुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा करना। और भारत का प्रतिनिधिमंडल किसने किया है? तो भारत का नेतृत्व किया है हमारे विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कीर्ति वर्धन सिंह, बी ऑप्शन। युगांडा की बात करेंगे तो ये एक देश है ईस्ट अफ्रीका में और यहाँ की जो कैपिटल है वो कंपाला है। यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो युगांडन शिलिंग यहाँ की करेंसी है। ओके, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैज प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? इनका नाम है शिवांगी सिंह, सी ऑप्शन। ठीक है, तो भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। इनको क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। ये सम्मान उन्हें एयरफोर्स स्टेशन तांबरम तमिलनाडु में 159वें क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स के समापन समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट जिन्होंने रिसीव किया है क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैज, ये कौन है? ये शिवांगी सिंह बन गई हैं। ऑप्शंस में है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शैलजा धामी। ये सारी की सारी लेडीज इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि शैलजा धामी कौन है? ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स में जो कि फ्लाइट कमांडर बनी थी। ठीक है, भावना कांत की बात करेंगे तो ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडिया की। और अवनी चतुर्वेदी की बात करेंगे तो ये फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट है इंडिया की। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। अवनी चतुर्वेदी पहली फीमेल कॉम्बैट पायलट हैं, भावना कांत जो है वो पहली फीमेल फाइटर पायलट हैं और साथ ही जो शैलजा धामी हैं ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स में जो कि पहली बार फ्लाइट कमांडर बनी थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का, गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए भारत के स्वदेशी ऐप मैपल्स को किसने लॉन्च कर दिया है? इंडिया का ये इंडिजिनस एप्लीकेशन है मैपल्स और ये कम्पीट करेगा गूगल मैप के साथ। इसको किसने लॉन्च किया है? तो मैप माई इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत के स्वदेशी मैपिंग ऐप मैपल्स को मैप माई इंडिया कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में राकेश वर्मा और राशमी वर्मा के द्वारा। इस ऐप को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने प्रोत्साहित किया है। और इस ऐप में 3D जंक्शन व्यूज, लाइव ट्रैफिक अपडेट, रियल टाइम रूट अपडेट, कई भारतीय भाषाओं का समर्थन और उच्च गोपनीयता फीचर्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको लॉन्च किया है मैप माई इंडिया ने। यहाँ पे जोहो की हमने बात करी है। जोहो क्या है? कुछ दिनों पहले हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी। जो असल में माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है, पावर पॉइंट है और वर्ल्ड पैड वगैरह है, बेसिकली इसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया का खुद का एक सॉफ्टवेयर सामने आया है जिसका नाम है जोहो। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि वो अपने जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर जोहो को अब अप्लाई करने वाले हैं, जोहो का यूज़ करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ये हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे और हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट हम रखते हैं लास्ट में ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि हमने वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया। और तीसरा प्रश्न है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम ओपनड इन अक्टूबर 2025। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पर ओपन किया जा रहा है।
तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। देखिए, जो हमारा लेक्चर है वो मैं मानती हूँ कि 25 मिनट्स तक चला जाता है और इससे बहुत सारे लोगों को शायद प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं छोटा लेक्चर बनाने के लिए, लेकिन आप रीज़न भी देख सकते हैं कि क्यों हम 25 मिनट्स तक इसको ले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ रिवाइज़ करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं सेशन में कि हम ना सिर्फ करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम पुराना भी कितना कुछ पढ़ते हैं इस 25 मिनट में। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहेंगे तो मैं सेशन को छोटा भी कर सकती हूँ, 15 से 17 मिनट का, जिसमें कि सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर स्पीड में करके ख़त्म कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन भी इसमें इंक्लूडेड हो तो आप मुझे बताइएगा। और फिर सेशन की जो लंबाई है वो 25 मिनट्स तक एटलीस्ट रहेगी, जिसमें हम प्रॉपरली करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पुराना भी काफ़ी कुछ रिलेट करेंगे, जिससे कि हमने जो पहले पढ़ा है वो हम भूलें नहीं। तो दिस थिंग इज़ टोटली ऑन यू। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इससे रिगार्डिंग आपका क्या व्यू है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।